नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान के साथ फ़िक्र नज़र में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर हफ्ता इस प्रोग्राम के ज़रिए न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान साहब से मुख्तलिफ मिली व कौमी मसाइल पर बातचीत करते हैं, सवालात करते हैं और जो मसाइल ख़ास तौर पर हिंदुस्तानी मुसलमानों को दरपेश है उसका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी ये रिवायत रही है कि हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ शायर मशीक़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। तो आज ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में सलीक़ा तबाह व ताराज हो चुका है, बर्बाद हो चुका है और हर तरफ फ़िरक़ा परस्ती की आग के शोले बुलंद हो रहे हैं। मेरी मुराद है कैब से, लेकिन इससे पहले कि हम कुछ सवाल करें, हम न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान का हमारे स्टूडियो में खैर मकदम करते हैं। आपका खैर मकदम है। एक सवाल जो आज सारे हिंदुस्तान में गूंज रहा है और सारे हिंदुस्तान के जो हालात इस कदर तबाहकुन शक्ल इख्तियार कर जा रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार हैं अमित शाह और मोदी। तो क्या आप समझते हैं कि मैंने जो कहा है कि अमित शाह और मोदी जिम्मेदार हैं, ये हकीकत है? जी हाँ, बिल्कुल ये हकीकत है, मैं मानता हूँ। और सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल और एनआरसी, देखिए फ़र्क इसमें ये है कि एनआरसी का जो फिगर्स थे 1951 से एक रजिस्टर मेंटेन किया गया था। उसके बावजूद एनआरसी को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी टाइम लगा। लेकिन एनआरसी जब इम्प्लीमेंट हुआ तो उसमें आप देखिए कि 19 लाख लोगों को गैर हिंदुस्तानी तस्वुर किया गया। इसमें 13 लाख गैर मुस्लिम हैं और 6 लाख मुसलमान हैं। जी। अब जिस हिसाब से कैब को मंजूरी दी गई है पार्लियामेंट में, और देखिए इफेक्टिव मैनेजमेंट जो हो रहा है बीजेपी की तरफ से, आप अमित शाह और मोदी का जो नाम लिए हैं, मोदी के दिमाग में कोई बात आती है और ऐसा दिखता है कि मोदी अमित शाह को उसकी जिम्मेदारी देते हैं, बाय हुक और बाय क्रोक, आपको कैसा करना है इसको कर लो। तो वो उसको ठिकाने लगाने का काम जो है वो अमित शाह का है। तो इसी तरीक़ा से जो पार्लियामेंट के फिगर्स को जो मैनिपुलेट किए हैं, जिस तरीके से भी, चाहे उसमें ब्लैकमेलिंग है या उसमें क्या है और क्या क्या साजिश है वो पता नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से मैनेज करके वो बिल को पास करना, लोकसभा में पास होना फिर राज्यसभा में पास होना, मैं समझता हूँ कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का जो इरादा है दोनों का, मैं समझता हूँ कि ये इसमें कामयाब हुए हैं। अच्छा, एक बात ये देखी गई है, चाहे वो अमित शाह और मोदी की जोड़ी हो या फिर जो बीजेपी के कायदीन हो, अक्सर जो बिल्स मुतनाज़ा बिल्स है वो रात की तारीखियों में पास किए जा रहे हैं, मंजूर किए जा रहे हैं। तो मतलब क्या है अमित शाह का इससे? देखिए, रात की तारीखी, खैर पार्लियामेंट की कार्रवाई चलती गई है रात की तारीखी में, तो अंधेरे में ये उमूमन ये हैदराबाद में ये कहा जाता है कि बिल्ली आंख बंद करके ये तसव्वुर करती कि दूध पीते हुए कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, मैं दूध पी ले सकूंगी। तो इस किस्म से हर चीज़ पे कहीं ना कहीं पे आवाम को उलझा कर अपने बिल की या अपने जो जायज़ नाजायज़ मकासद की तकमील करने की जो कोशिश हो रही है, उसमें ये दो लोग कामयाब हो रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा कि गुजरात वर्सेस पूरा हिंदुस्तान हो जाने वाला है। जिस जो हिसाब से दोनों की जोड़ी जो काम कर रही है, तो आप 2014 से 2019 तक आपकी गवर्नमेंट आई थी, लोगों को एक उम्मीद थी, एक भरोसा था, 15 लाख रुपए मिलने की एक आस दी गई थी। मैं समझता हूँ कि इन सब चीज़ों में आप 5 साल तो आगे थे, लेकिन 2019 में जो आए हैं उस पर कई लोगों को शक है कि ईवीएम पे शक है या माल प्रैक्टिसेस का शक है। इसके बावजूद आप जो आए हैं वो ऐसा लिखता है कि आप बिल्कुल अब फिलवक़्त जो 15 लाख हर आदमी के, हर वोटर को मिलने की जो बात थी, मैं समझता हूँ कि 15 लाख देना पड़ेगा हर एक को। आमतौर पर हिंदुस्तान में ख़ास तौर पर दानिश्वर जो तबका है, समझदार जो तबका है, उसमें ये ख्याल पाया जाता है कि हिंदुस्तान में जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ अमित शाह और मोदी तो सिर्फ एक पर्दे के सामने है, लेकिन पर्दे के पीछे कोई और ताकत है जो ये करवा रही है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? और ख़ास तौर पर हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल का नाम लिया जा रहा है कि सब कुछ उनके इशारों पर किया जा रहा है और अमल आवरी ये दो कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अजीत डोवल एक सीनियर है, वो हालात से वाकिफ़ है। मतलब जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट होती है उसका जो रोड मैप तैयार किया जाता है, वो रोड मैप तैयार करने का काम अजीत डोवल अगर कर रहे हैं, लेकिन फिल वक्त तो ये दो मोटा भाई और छोटा भाई जो बोलते हैं, मैं समझता हूँ कि पूरा फिल वक्त तबाही के दहाने पे लेके जाने पे लगे हुए हैं। इसलिए कि अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान को जिस हिसाब से जो नामसाइब हालात में हिंदुस्तान गुजर रहा है, आप
किधर भी देखिए आप, अब फिल वक्त नॉर्थ ईस्ट का मसला है। जी हाँ बिल्कुल। नॉर्थ ईस्ट को उमूमन ये कहा जाता है कि सेवन सिस्टर्स, जो सात रियासतें हैं छोटी छोटी, उनको सेवन सिस्टर स्टेट्स कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 20% बजट का हिस्सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के डेवलपमेंट में देती है। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो फिल वक्त आसाम के लोग, खास तौर पे अगर आसाम की बात करेंगे तो आसाम के लोग अपनी आसामी तहजीब को बचाने में लगे हुए हैं। तो वहाँ पे एक कोशिश ये हो रही कि नॉन आसामी को एकजा करने की बीजेपी की एक कोशिश है। एनआरसी के जरिए जो हो रही है उसमें यह है कि आसामी प्रोटेस्ट कर रहा है और नॉन आसामी जो बंगाली है, बिहारी है, जो हिंदी स्पीकिंग है या बंगाली स्पीकिंग है, वो एक तरफ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेज विरसे में छोड़ के गए थे बीजेपी को, वो मिल गई है। तो अब बीजेपी तोड़ के हुकूमत करना चाह रही है। हाँ, जैसा कि आपने कहा है कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो अंग्रेजों ने छोड़ कर गए हैं वो विरासत में बीजेपी को मिल गई है, और ये भी अक्सर लोग कह रहे हैं। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अमित शाह हो या मोदी हो, जो दिल में आया कर रहे हैं उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है? देखिए, चाहे वो 370 हो जी, चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे ट्रिपल तलाक बिल हो, या अब कैब की सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात हो, देखिए उनके दिमाग में बात आई है और वो करना चाह रहे हैं, चाहे वो गैर दस्तूरी ही क्यों ना हो। अब सिर्फ ये है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते लोग, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो जस्टिस का जो स्टैचू होता है उमूमन अक्सर आंखों पे पट्टी बंधी होती है। तो आप देखिए वो पट्टी इसलिए रहती कि मैं भेदभाव, रंग, मजहब के नाम पे कोई चीज़ पे है सो किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाते हुए इंसाफ करूंगी का मानना है। वो जो मुजस्समा होता है एक औरत का, जो मुजस्समा होता है, अलामती मुजस्समा जो होता है, लेकिन यहाँ ऐसा दिख रहा है कि ये पट्टी वाकई में किसको क्या नहीं दिखने के ऊपर पट्टी लगाई गई है। आप सुप्रीम कोर्ट भी अगर जाते हैं तो वहाँ पे नामंजूर हो रही है बात। जी हाँ, अगर आप हाई कोर्ट से जाते हैं तो भी नामंजूर हो रही है वहाँ पे। तो ये ऐसी चाल में फंसा दिए हैं, ऐसा जंजाल है, इसमें मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान खतरे में आ गया है फिल वक्त। तो यानी हिंदुस्तानियों को सोचने की जरूरत है, फिक्र करने की जरूरत है। जी हाँ बिल्कुल, हर हिंदुस्तानी को मैं समझता हूँ कि कैसा इसको फाइट करना चाहिए ये सोचना चाहिए। ये और सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ मुसलमानों की जंग है ये। देखिए आज फिल वक्त ऐसा है कि मुसलमानों के वास्ते ये, चाहे वो एनआरसी की बात हो या सिटीजन अमेंडमेंट बिल की बात हो, आप देखेंगे सिटीजन अमेंडमेंट बिल में जो है उसमें यह है कि हिंदुस्तान के पड़ोसी मुल्क से जो लोग भी अपने आप को गैर महफूज तस्वुर कर रहे हैं वो हिंदुस्तान आ सकते हैं। बड़ी तब्दीली ये आई है कि जो आदमी 12 साल हिंदुस्तान में रहने के बाद सिटीजनशिप ले सकता था उसकी मुद्दत को कम करके 6 साल कर दिया गया है। अब इसमें यह है कि पाकिस्तान से हिंदू आ सकता है, अफ़गानिस्तान से गैर मुस्लिम आ सकता है, और बांग्लादेश से ये आ सकते हैं। लेकिन क्या मुसलमान, अगर फ़र्ज़ करिए म्यांमार, आपका पड़ोसी मुल्क म्यांमार भी है, वहाँ पे तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो क्या मुसलमान आ सकता है? मुसलमान को आप इजाज़त नहीं दे रहे। फिर बात ये आ रही कि आप देखिए अमेरिका भी बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, लेकिन अमेरिका में जो परसेंटेज है काले लोगों का, सियाह फार्म जो है, जो अफ्रीकी कहते हैं या नेटिव अमेरिकन कहते हैं, उनका भी 20% तकरीबन हिंदुस्तान के मुसलमानों के बराबर तनासुब है। तो उसके बावजूद भी अमेरिका कभी उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। तो एक तरक्की याफ्ता मुल्क होने के बावजूद भी उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, या इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की हद तक इम्कान कोशिश की जाती है, यानी उनके हुकूक से महरूम नहीं किया जाता। उन अपने हुकूक, बिल्कुल हर एक का अपना हक है और वो हुकूक पे वो अमल कर जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा दिख रहा है कि अपने एजेंडे को आगे रख के, अव्वल रख के हिंदुस्तान को पीछे छोड़ दिया जा रहा है। यानी अपने आप को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। जी हाँ, आप ये कहेंगे कि भाई किस तरह हिंदुस्तान को पीछे करना है या हमारा एजेंडा आगे आना है, ये जो साजिश हो रही है, ये साजिश को समझने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे कि क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता, ऐसा नहीं लगता कि अमित शाह हो या मोदी हो, ये जो हुकूमत है वो
इस तरह के मसाइल को अचानक, एक मसला खत्म नहीं होता कि दूसरा मसला ले आते हैं, तो क्या ये कोशिश नहीं है कि तमाम जो अहम मसाइल हिंदुस्तान को दरपेश हैं वो उसके तवज्जो हटा दें अवाम की? नहीं, देखिए, ये तो अटेंशन डाइवर्जन तो इनकी टैक्टिक्स ही रही है। जी जी चाहे कोई भी मसला रहने दे, पूरे हिंदुस्तान को एक मसले पे उलझा कर जी जी अपना अपना काम निकाल लेने की ये इनकी कोशिश रही है। अब आप सिटीजन अमेंडमेंट बिल की भी बात अगर करेंगे तो गैर दस्तूरी है ये। जी जी और मैं समझता हूँ कि इमीडिएट, कई लोग, खुद चिदम्बरम भी ये कहे हैं कि ये 1 सेकंड में कोर्ट में टिक नहीं सकता। जी जी तो चुनाचे कोर्ट में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी चले गई है, बहुत अच्छा। तृणमूल कांग्रेस की महुआ मित्रा भी चले गई अच्छा, हैं, जी, जी, जी। और जयराम रमेश कांग्रेस से वो भी है, तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए हैं। अब देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। जी 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 इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट को अब अपनी इंडिपेंडेंस या खुद मुख्तारी बताने का एक बहुत बड़ा जरिया है, जिससे कि हिंदुस्तान फिर से बहाली ला सकता है, सुप्रीम कोर्ट बहाली ला सकता है हिंदुस्तानियों में। जी जी तो ये एक चीज़ हो सकती है। जी जी एक बात तो जैसा कि आपने कहा है कि जो बॉल है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में है, जी। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या जिस तरह बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जो फैसला आया था उस पर रिव्यू पिटिशंस के जो डाली गई थी, 18 रिव्यू पिटिशन को सुप्रीम कोर्ट ने एक लख्त मुस्तरद कर दिया, तो क्या इस तरह इसका ये भी यही हाल होगा? देखिए, हाँ, देखना ये है, देखिए, बाबरी मस्जिद का मसला जो था वो तो जो भी रिव्यू पिटिशन अक्सर मुस्तरद कर दिए जाने, 19 पिटिशन थे, 18 के साथ एक 19 पिटिशन थे जिसको मुस्तरद कर दिया गया था। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे ये तो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर है। अगर आप देखेंगे तो अम्बेडकराइट जो हैं, जो SC और ST, जिसकी SC BC ST की जो बात अम्बेडकर ने करके गई थी, तो उसी को ही खतरे में डालने वाले हैं ये लोग। हो सकता है कि सावरकर का नया दस्तूर बना लेते, क्या समझ में नहीं आ रहा कि जिस सिम्प लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान को। मैं समझता हूँ कि ये एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड है जो हिंदुस्तान के साथ हो रहा है। और रिलीजन की बेसिस पे अगर आप अलग करते हैं तो यही बेसिस है, इमीडिएट सुप्रीम कोर्ट आपको स्ट्रक डाउन कर सकता है ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल को। लेकिन रिलीजन की बेसिस पे होने के बावजूद भी अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये देखना जरूरी है। बहरहाल बहुत अच्छी बात कही है कि नाजरीन, जैसा कि आमिर अली खान साहब ने कहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है ये देखने की ज़रूरत है। लेकिन आज के जो हालात हैं हिंदुस्तान के, वो किस सिमत में जा रहे हैं, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। नाज़रीन, ब्रेक के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान के जो मौजूदा हालात हैं वो ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान को ख़तरनाक सिमत में ले जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि 1930 की बात है और अप्रैल का महीना था, और महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सिविल नाफरमानी तहरीक, जिसे अंग्रेज़ी में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है, शुरू की थी, और उसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो आपसे ये सवाल है कि जिस अंदाज में आज हमारे IPS ऑफिसर और जो आला अहदेदार हैं वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और हुकूमत से कह रहे हैं कि हुकूमत जो कर रही है गैर दस्तूरी काम है, तो आप इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, दस्तूर की अगर हम दस्तूर की बात करेंगे तो दस्तूर के 5, 10, 14, 15, 21 और 25 जी 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 कि इनके सबके खिलाफ, यानी आर्टिकल जो हैं इनके खिलाफ, इसकी पूरी खुली खिलाफ वर्जी हो रही है जी, खुलकर खिलाफ वर्जी हो रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है कि इसका रेस्टोरेशन कैसा होना चाहिए। जी। अगरचे के गोपीनाथन ने 370 के ऊपर इस्तीफा दिया है, तमिलनाडु के जो IAS ऑफिसर थे। उसके बाद अभी इस मामले पे, सिटीजन अमेंडमेंट बिल के मामले में अगर आप देखेंगे तो अब्दुल रहमान IPS जो महाराष्ट्र केडर के थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। जी 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 जी। इससे पहले भी अगर हम बात करेंगे तो शशिकांत सेंथिल एक तमिलनाडु के IAS ऑफिसर थे, उन्होंने इस्तीफा दिया है। अगर बहुत पुरानी बात करेंगे, 2002 की बात करेंगे,
तो उस वक्त हर्ष मंदर ने इस्तीफा दिया था बहुत IAS अच्छा, बहुत सिविल सर्विसेज। अच्छी याद दिलाई तो आपने। ये सब होने के बावजूद भी जी जी आप देखिए कि यूनाइटेड स्टेट्स का एक UIRC एक इदारा है, जी जी UCIR, उसमें वो भी अमित शाह पे, अगर ये बिल मंजूर होता है तो जी। अमित शाह पे पाबंदी लगाने की बात हुई है कि अमित शाह के ऊपर ये अगर मंजूर होता है तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका ही एक वाहिद मुल्क है जो फिल वक्त जी जी इंसानी बुनियादों पर बजाय इसके कि मजहबी बुनियाद पे या किसी भी किस्म के, अगरचे के पूरी मिडल ईस्ट की तबाह बर्बादी के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, लेकिन जहाँ कहीं इंसानियत पे जी जी हमला होता है मैं समझता हूँ कि पहले अमेरिका आवाज़ उठाता है। ये बहुत अच्छी तो बात है। मुस्लिम ममालिक की तरफ से आवाज़ जो उठना चाहिए था वो नहीं हो रही, बल्कि उल्टा मुस्लिम ममालिक और ज़्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक बदबख्ती की बात है। ये सोचने वाली बात है। जी हाँ। बहरहाल आप देख रहे हैं कि आसाम से लेकर अब मैं समझता हूँ कि तमिलनाडु तक भी एहतजाज फैल हाँ, गया है जी। और दिल्ली में भी। क्या आपको ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों, बावकार तालीमी इदारों में भी ये एहतजाजी मुजाहरे जो हो रहे हैं वो फैल जाएंगे? हाँ, अब देखिए तमिलनाडु का मामला ऐसा है, ये आसाम के बगल में ही अगर आप जाएंगे तो बांग्लादेश और म्यांमार वहीं पे करीब है। जी जी और तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिल में सिन्हलीज और तमिल्स का झगड़ा है। जी 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 तो तमिल, सिन्हलीज और मुस्लिम, ये ट्राई पार्टी एक एग्रीमेंट इससे पहले साइन हुआ था, लेकिन फिर मुसलमानों को अलग थलग करके उन पर छोड़ दिया गया था। जी जी रहा सवाल दूसरा, पंजाब की तरफ ये चीज़ आ सकती है। जी जी और अगर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल, केरला और पंजाब, जी जी ये 3 रियासतों ने पहले ही ये कह दिया है कि हम ना NRC पे अमल नहीं करेंगे। जी जी तो ये बात आने के बाद अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में तमिल्स का झगड़ा है, वहाँ पे उनकी बात नहीं हुई जी, है जी। इस बिल में। और बांग्लादेश से आसाम में तो झगड़ा चल रहा, पंजाब भी है, इसको एक्सेप्ट नहीं करने की बात जी, है। जी। मैं समझता हूँ कि अब हिंदुस्तान में अगर आप देखेंगे तो पूरे बीजेपी के स्टेट रियासती हुकूमतें बीजेपी के कम हो गई हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बताया तो आपने। मैं समझता हूँ कि अब हर स्टेट अगर ये मंजूर करता है अपनी असेंबली में कि हम NRC को नहीं लागू करेंगे या हम सिटीजन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ वो करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि एक स्ट्रांग मैसेज जा सकता है। जी जी अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी जहाँ कहीं भी रेवोल्यूशन आया है या इनकलाब का नारा बुलंद हुआ है, वहाँ जहाँ कहीं पे नौजवान इसमें हिस्सा लिए हैं, जी जी तो मैं समझता हूँ कि वो इनकलाब कामयाब हुआ है। आपने जैसे अगर आप जी, तेलंगाना की तहरीक की भी बात करेंगे तो जब तक उस्मान यूनिवर्सिटी और वारंगल की काकतिया यूनिवर्सिटी में जब तुलबा आगे जी। बढ़े तो उसके बाद ही ये एहतजाज शिद्दत में बदला था, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमें तेलंगाना मिला। हाँ, जैसा कि अब जामिया मिलिया का वाक़या पेश आ रहा है, तो इस बारे में आप क्या समझते हैं कि जामिया मिलिया का जो एहतजाज है वो JNU में भी पहुंच जाएगा और दूसरे यूनिवर्सिटी बिल्कुल पहुंचेगा। देखिए जामिया मिलिया तो शुरू से इनके लिए खटक रहा है। हाँ जी जी JNU का मामला या दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला ये है कि वहाँ ABVP वर्सेस लेफ्ट का झगड़ा चलता जी है। जी ये जामिया मिलिया को और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बाज़ाब्ता तौर से निशाना बनाया जा रहा है। जी जी और अगर वहाँ पे ये चीज़ होती है, अगर ये स्टूडेंट कम्युनिटी में जाता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी ये नारा बुलंद हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी ये बात अलग है कि नाम से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, लेकिन अगर वहाँ पर भी अगर ये चीज़ उठती है जी जी मुखालिफत में सिटीजन अमेंडमेंट बिल की या NRC के मामले में, जी, जी। मेरे को कोई किस्म से ऐसा उसमें एक शॉक लगे वैसे या हैरत की बात नहीं होगी। जी जी ये बात तो रही है। क्या आप जामिया मिलिया के जो भी खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर आंसू गैस के शेल बरसाए गए हैं, तलबा पर लाठीचार्ज किया गया है, तो क्या आगे चलकर हालात ख़राब नहीं हो सकते? देखिए ऑलरेडी आसाम में दो लोग फायरिंग में हलाक हो चुके हैं और 11 जख्मी हुए हैं। जी जी तो यही चीज़ अगर चलते रहेंगी तो मैं समझता हूँ कि पहले नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट के लोग अक्सर ये तस्वर करते हैं कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं हैं। जी जी ये बात मान के चलना है। जिस तरह कश्मीर में आप कश्मीर को चूंकि मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, आप कश्मीर में ये बोले कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं समझता, लेकिन नॉर्थ ईस्ट भी ये चीज़ समझता है कि हमारे साथ इम्तियाज़ बढ़ता जा रहा है। जी जी तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। अगर नॉर्थ ईस्ट से भड़क उठता है तो फिर तमिलनाडु और केरला तो हमारे पास फिर साउथ में है, जी और पंजाब के साइड अगर जाएंगे तो राजस्थान पंजाब में फिर पाकिस्तान का बॉर्डर हमारे को लग रहा है। अब ये तो रही बात जहाँ तक एहतजाज और मुजाहिरों की बात रही है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हैदराबाद
जो कभी एक ज़माना ऐसा था कि जहाँ कहीं मुसलमानों पर जुल्म होता तो हैदराबाद से आवाज़ यानी उठती थी, एहतजाज किया जाता था, आवाज़ बुलंद होती थी। तो आज जो मुजाहरे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि मेहदीपट्टनम हो या फिर अकबर बाग हो, वहाँ पर शानदार मुजाहरे हुए, यानी वो ज़बरदस्त मुजाहरे किए गए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हैदराबाद के अवाम में कुछ शऊर पैदा हो रहा है? देखिए, हैदराबाद हर वक्त आगे रहा है। जी जी जी। हैदराबादी की शराफत और हैदराबादी का फौरन उठना, जी जी अगरचे के अपने हक के लिए हैदराबाद कभी नहीं उठा। जी जी जी। अब देखिए, 12% का रिजर्वेशन था, मुसलमान भूल चुके हैं। जी हाँ। लेकिन जहाँ कहीं जुल्म ज़्यादती होती है या कम्युनिटी की बात आती, पूरे हिंदुस्तान के मामले में जी जी। फ़लस्तीन का मसला भी अगर आता है तो हैदराबाद आगे बढ़ता है। जी जी तो मैं समझता हूँ कि 12% में यकीनन हम देर से हिस्सा लेना शुरू करें 12% के लिए। जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल हो या एनआरसी के मामले हो, मैं समझता हूँ कि हैदराबाद में एहतजाज हुआ है। और मैं समझता हूँ कि ये हिंदुस्तान में, बजाय इसके कि मैं ये कहूँगा कि सिर्फ मुसलमान एहतजाज करने से जी जी इसका हल होने वाला नहीं है। जी जी। मैं समझता हूँ कि इसमें हमें हमारे को दूसरे गैर मुस्लिम को, बल्कि पसमानदा तबक़ात को और पिछड़े तबक़ात को, ये दोनों को हमारे साथ लेना चाहिए। और इसमें अगर एहतजाज शिद्दत इख्तियार करना है तो ही मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ होगा। एक सवाल, इस आखिरी सवाल मैं समझता हूँ कि इस बारे में, कैब के बारे में करूँगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो हालात मोदी और अमित शाह ने पैदा कर दिए हैं वो हिंदुस्तान में द्रविड़ियन और आर्यन तकसीम का बायस नहीं बनेगी? देखिए, ऑलरेडी एक हिंदी लैंग्वेज, हिंदी एज ए सब्जेक्ट या हिंदी मीडियम को जी जी जरूर कंपलसरी करने की एक बात आई थी, तो तमिलनाडु में एहतजाज हुआ था। जी जी तो मैं समझता हूँ कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जी। अब झगड़ा आ जाएगा, हिंदी स्टेट वर्सेस लिंग्विस्टिक स्टेट्स। हाँ। तो ये पूरे हिंदी के जो बेल्ट है, काउ बेल्ट जिसे कहते हैं, जी जी। राजस्थान से लेके आप उत्तर प्रदेश, बिहार, ये पूरा जाएंगे, मध्य प्रदेश भी अगर जाएंगे तो ये वर्सेस साउथ इंडिया ज़रूर हो जाएगा। अगर आमदनी के हिसाब से भी हम बात करेंगे तो साउथ इंडिया का पार्टिसिपेशन जो है जी जी गवर्नमेंट जीडीपी में या गवर्नमेंट की रेवेन्यू में, बजट में अगर आप देखेंगे तो 40% साउथ इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, जी जी जबकि साउथ इंडिया को मिलता है सिर्फ 19%। जी जी। तो वहाँ भी साउथ इंडिया के साथ एक किस्म से नाइंसाफ़ी होती है। तो अब मैं समझता हूँ कि ये हो सकता है कि बहुत मुमकिन है कि आर्यन वर्सेस द्रविडियन हो सकता है, या नहीं तो गुजराती वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया का एक 2020 के ऐसा क्रिकेट मैच कुछ ऐसा नज़र आ रहा है। ये तो बात रही। चलिए अब एक दूसरी खबर की जानिब चलते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप देखेंगे कि पासपोर्ट, हिंदुस्तानी पासपोर्ट हर हिंदुस्तानी के लिए बहुत अहमियत रखता है, अजमत रखता है, वक़ार रखता है। लेकिन अब उस पासपोर्ट पर, जो नए पासपोर्ट जारी किए जाएंगे, उस पर बीजेपी का जो इंतखाबी निशान है कमल यानी लोटस, वो यानी प्रिंट किया जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या हर चीज़ बीजेपी हिंदुत्व की नज़रिए से नहीं देख रही है? देखिए, अगरचे की ये बात कही जा रही है कि लोटस जी हाँ को पासपोर्ट पे प्रिंट किया जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि नहीं, वो लोटस बीजेपी का नहीं है बल्कि हमारा कौमी फूल है। जी जी। आप बहाने कुछ भी बना लीजिए, मगर लेके तो जाना चाह रहे हैं आप हिंदुत्व राष्ट्र की तरफ, जो बात कर रहे थे आप। लेकिन हिंदुस्तान को एक साइड आप मोड़ने की अगर कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि सिवाय टूटने के कोई दूसरी चीज़ नहीं है। जी जी। आप ला रहे हैं पासपोर्ट में, अगर ला रहे हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन के जो कानून है उसके तहत है, तो हम लोटस को ला रहे हैं, वो सिक्योरिटी फीचर्स की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी चीज़ का हिंदुस्तान की सियासत से या हिंदुस्तान के नेशनल इंटरेस्ट से क्या ताल्लुक? कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी आ सकता था बजाय इसके कि लोटस लाने के। चूंकि बीजेपी गवर्नमेंट बैठी हुई है, अब हमारे हुकूमत के आखाओं को खुश करने की पॉलिसी के तौर पर मैं समझता हूँ कि ये लोटस को लाने की बात हो रही है। मगर मैं समझता हूँ कि ये चीज़ को रोकना चाहिए जहाँ भी हो। अब बात यह है कि आ रही है, आने वाला है, आए बाद ही देखेंगे कि उसका किस तरह मुकाबला किया जाता है। हाँ, अभी का और मौजू की तरफ चलते हैं। नानावती कमीशन, जो आपने देखा है गुजरात फसादात के दौरान जो 2000 से ज़्यादा मुसलमान शहीद हुए थे, लोग मारे गए थे और उनका जो बुरा हाल हुआ था, इस बारे में जो नानावती कमीशन है उसने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, पेश कर दी है, और गुजरात असेंबली में भी वो रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें मोदी को क्लीन चिट दी गई है, यानी जो उस वक्त वजीर आला थे। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, नानावटी कमीशन
शुरू अगर देखेंगे तो 2002 फसादात के बाद, जी जी 2002 में गोधरा इंसिडेंट होता है, उसके बाद 59 कार सेवकों को है सो जल जाने का वाक़या था। मैं ये नहीं कहूँगा कि जला दिया गया था, इसलिए कि वो जलने का, ट्रेन की जलने, डब्बा जलने से वो लोग मर गए थे। जी जी तो उसके बाद एक कमीशन कायम हुआ था जिसे कहते हैं जी के शाह कमीशन। जी 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 के शाह कमीशन कायम हुआ था। जब एतराज़ हुआ कि एक ही आदमी, सिंगल बेंच कमीशन हुआ, तो उसमें नानावटी को शामिल, जस्टिस नानावटी का नाम शामिल किया गया जी था। जी जी उसके बाद हुआ ये कि जी के शाह का इंतकाल हो गया, तो वो नानावटी कमीशन के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद ये हुआ था 2002 के क्लीन, मतलब जो फसादात हुए थे उसके ऊपर उसकी तहकीकात करने के लिए बना। उसको अपॉइंट करने वाले कौन? नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर गुजरात था। जी जी अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। जी हाँ तो आप इतने साल गुजरने के बाद, जी जी 2002 से 2019 17 साल गुजरने के बाद अब क्लीन चिट देना, मैं समझता हूँ कि हर कोई समझ सकता है। जी जी ये मैं कैसी समझता हूँ क्लीन कि एक पागल को भी अगर ये चीज़ पूरी हकीकत बताएंगे तो वो इसका नतीजा अक्स कर ले सकता है कि ये क्या किस बुनियाद पे क्लीन चिट दी गई है। जी जी तो मैं समझता हूँ कि उसमें अगर आप देखेंगे नानावटी कमीशन के बाद जी। 2 IPS ऑफिसर थे, श्री कुमार और संजीव भट्ट। ये 2 लोग जाके सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किए थे जी 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 कि जी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुजरात ने हमें उकसाया था, या यानी पुलिस को उकसाया था। मॉब्स को उकसाया था, या पुलिस को कार्रवाई करने की, एक तरफा कार्रवाई करने या खामोश बैठने के लिए रोका गया था। हाँ बिल्कुल तो ये बात आई थी। और तीसरे ऑफिसर थे राहुल शर्मा। जी जी ये 3 लोगों ने इस्तीफा भी दिया था। जी, जी। आज संजीव भट्ट को एक 14 साल पुराने मुकदमे में उनको वो मुकदमे के तौर पे जेल को भेज दिया गया है। सजाए उम्र कैद। तो उम्र कैद की सज़ा सुनाई जी गई जी है। जी अगरचे कि वो अकेले ही बैटल जंग लड़ रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ आज नानावटी कमीशन अगर छोड़ता है, क्लीन चिट देता है, तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है कि कौन दिए थे, कौन अपॉइंट करे थे, और आज नानावटी कमीशन क्या फैसला सुनाया है जी जी। उससे। तो हमेशा हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम पर आपसे एक मैसेज लेते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप आज क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैसेज की जो बात हुई थी तो मैं उसमें नानावटी कमीशन के ऊपर एक शेर दे के मैं नानावटी कमीशन की बात ख़त्म करके फिर मैसेज दूंगा। उसमें ये है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, जी 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 मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या भला मेरे हक में फ़ैसला देगा। तो मैं समझता हूँ कि ये नानावटी कमीशन के ऊपर अब फिलहाल ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। जी हाँ, रहा सवाल मैसेज का, मैं समझता हूँ कि आज जो बात हुई थी, सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल की बात हो या नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स की बात हो, NRC की बात हो, तो मैं समझता हूँ कि मुसलमान को घबराने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 2002 में मुसलमानों को का कत्ले आम हुआ था गुजरात में, राइट्स करके प्लान्ड प्रोग्राम के तौर पे मुसलमानों को मारा गया था। लेकिन उसके बावजूद फिर भी मुसलमानों के साथ कौन ठहरे थे? अगर आप देखेंगे तो जितने बड़े नॉन मुस्लिम्स थे वो मुसलमानों के पीछे आके एक चट्टान की तरह ठहरे थे। ठीक उसी तरह 2014 से अब 2023 तक की जो हुकूमत फिल वक्त जो इख्तदार की कुर्सी पे फायज है, अगर उसमें देखेंगे तो जो कहते हैं कि भारत माता की जय बोलने वाले आज भारत माता का कत्ल करने पे लगे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है। और हिंदुस्तान के बाद उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जब 2002 में मुसलमानों का कत्ल हुआ था, अब फिल वक्त अगर आप देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन का कत्ल हो रहा है। बहुत अच्छी बात। और ख़वातीन का बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मामला बोलने वाले कि उनके ही अरकाने उसमें ये होना है बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बीजेपी के लोगों से बेटी को बचाओ की बात आ गई है। तो इन सब चीज़ों में मैं समझता हूँ कि चाहे वो सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल हो या नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स की बात हो, NRC की भी अगर हम बात करेंगे तो ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया है बीजेपी के हाथ में जो हुआ है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2023 का इलेक्शन बीजेपी CAB और NRC को लेकर ही लड़ने वाली है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन को मज़हब के नाम पे हिंदुस्तान को तकसीम करने की एक बात आ रही है। लेकिन मैं ये बात कह दूंगा कि जो लोग राम भक्त के नाम पे आगे बढ़ रहे हैं वो असल में रावण तो नहीं कहूँगा लेकिन नारद मुनि का काम ज़रूर कर रहे हैं, जिसमें मुसलमान को और हिंदू को लड़ा के हिंदुस्तान को बर्बाद या हिंदुस्तान को तोड़ने के काम कर रहे हैं।
अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान की तारीख ही इस बात की गवाह है कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और दीगर 1800 बोलचाल की ज़बानें हैं हिंदुस्तान में। ये सब एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। एक गुलदस्ते में जिस तरह हर कलर का जो फूल रहता है वैसा हम गुलदस्ते की तरह रहते थे आजकल, लेकिन अब ये गुलदस्ते को तोड़ने की बात कर रही है फिलवक्त की मोदी हुकूमत या बीजेपी सरकार। मैं अभी यूट्यूब पे देख रहा था कि आकाश बनर्जी एक यूट्यूबर हैं और सुलगते हुए मौजू पे अक्सर एक मैसेज देते हैं। तो उन्होंने एक लेगो सेट में पुर्जे जोड़कर एक घर बनाए और घर बनाकर कहा कि घर में अलग अलग कलर के जो पुर्जे लगे हुए थे, कहे कि आज हुकूमत ये कह रही है कि हमें काला रंग नहीं पसंद है, हमें हरा रंग नहीं पसंद है, लाल रंग नहीं पसंद है। तो हर किस्म के एक पार्ट को निकालते जा रहे हैं। उसके बाद आखिर में ये होता है कि घर ही टूट के चिकनाचूर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक कोशिश हो रही है कि किस तरह मुसलमानों को एक पंचिंग बैग बना के पेश किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि फिलवक्त मुसलमान का ये फ़र्ज़ है कि हम SC ST BC को साथ लेके जितना हो सकता है हद इम्कान कोशिश करके उनको अगर हम साथ लेके चलें। और सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल, इसलिए कि आज अगर मुसलमान के ऊपर 2002 में मुसलमानों को मारा गया था, लेकिन आज मुसलमान के बाद अगर बारी आएंगी तो वो SC ST BC की बारी रहेंगी। इसलिए कि जो आला ज़ात का जो अपना इक़्तिदार हासिल करने की या अपनी बरतरी बरकरार रखने की जो जुस्तजू है, जो कोशिश है, उसको इम्प्लीमेंट करने की एक कोशिश हो रही है जिससे हिंदुस्तान को ख़तरा है। तो मैं समझता हूँ कि ये ख़तरे को समझते हुए हिंदू, मुस्लिम, दलित जो भी मिलते हैं ये सब मिल के अगर काम करेंगे तो समरावर नताइज हमें बरामद होंगे। बहरहाल बहुत ही प्यारा मैसेज आपने दिया है, एक नई फ़िक्र दी है, एक नई सोच दी है। और एक मैं समझता हूँ कि अगर सलीक़ामंदी हो, अगर ये सलीक़ामंदी के साथ इस बात पर सोचा जाए तो बहुत कुछ होता है और अपने घर को बचाया जा सकता है। यानी घर से मुराद मेरा अपना हिंदुस्तान है और इसको बचाना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है। बहरहाल नाज़रीन, इन्हीं मैसेज के साथ हम अपना प्रोग्राम फ़िक्र व नज़र इख्तिताम को पहुँचाते हैं। मुझे मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपका भी शुक्रिया।